आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज से नए कारोबारी साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में बाजार में भारी भरकम उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। अब इस एक्शन के बीच कुछ शेयरों ने निवेशकों को दिया रिटर्न कूल, तो कुछ ने निवेशकों को बना दिया फूल। तो आज के स्पेशल शो में हम ऐसे ही शेयरों की बात करने वाले हैं जिनमें अच्छे रिटर्न की उम्मीद पूरी थी, लेकिन निकल गई है फिसड्डी। हमने ऐसे ही कुछ फूल बनाने वाले शेयरों की बड़ी रिसर्च की और एक लिस्ट बनाई है जिन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी में निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं शुरू अप्रैल फूल स्टॉक्स। चलिए, तो आज के हमारी खास पेशकश में हमारी रिसर्च टीम में पूजा और अंश दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत रिसर्च की है इन दोनों ने और ये पूरी कैटेगरीज बनाई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं आज जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, जो बताएंगे कि इस कैटेगरी में सबसे बड़ा फूल बनाने वाला जो स्टॉक है वो कौन सा। मैं चेक करूंगा इन दोनों की रिसर्च। हाँ, कितनी फुलिश रिसर्च रही है। बाय द वे नेहा भी इस रिसर्च में शामिल हूँ, यस। मैं नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन चलिए अब करते हैं इसकी शुरुआत। अच्छा पूजा, अब ऐसी कैटेगरी के बारे में सबसे पहले बताइए जिसने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए, लेकिन बाद में जब साल निकला ना तो ऐसा लगा कि भाई ये सपने सिर्फ सपने ही रह गए। जी ऐसे ही कुछ सपना दिखाने वाली कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपर सर्किट का सपना दिखाया है, लेकिन वो सपना ही बनकर रह गया, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कभी अपर सर्किट नहीं लगाते। हालांकि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी उम्मीदें रिटेलर्स को, निवेशकों को देते रहते हैं कि अभी हाँ इसके बाद कुछ बड़ा बदलाव होगा, कुछ घोषणाएं हमने की है, कुछ तो होगा आगे, लेकिन सिर्फ सपना ही रह जाता है। और अपर सर्किट तो दूर की बात है, वो तो अब भूल ही जाए। तो लेकिन यहाँ पर निवेशक फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं इन स्टॉक्स से। तो ये कैटेगरी जो है वो पहले आपके सामने रख देते हैं। हमने जो स्टॉक्स चुने हैं इसमें पहला तो है स्पाइस जेट, नाम से हंसी निकल रही, देखो सोचो। फिर डेल्टा कॉप, बलरामपुर चीनी बहुत उम्मीदें देता है, ये भी स्टॉक भी काफी उम्मीदें देता है। और चौथा है आधार हाउसिंग फाइनेंस। सबसे बड़ा बेवकूफ किसने बनाया? किसी ने नहीं, ये रिसर्च ही बराबर नहीं है। ऐसा क्यों? अब आप 20% के सर्किट रखोगे तो कैसे लगाएगा बेचारा। मैं बोलता हूँ आप 2% की पूजा 2% की सर्किट कर लो, फिर देखो कैसे लगाते हैं। स्पाइस जेट भी लगा लेगा, डेल्टा भी लगा लेगा, किसी दिन तो लगाएगा। अफसोस इनकी 2% वाली सर्किट है नहीं। तो देखो स्पाइस जेट तो 5% की सर्किट कभी कभार हो जाता है। बलरामपुर चीन में ऑफ लेट इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो गया, आधार हाउसिंग भी वैसे। तो इस पूरी स्पेस में जो सबसे अप्रैल फुल बनाने वाला स्टॉक है वो डेल्टा कॉप। लोगों को लगा था कि डेल्टा कॉप में और मार्केट में स्टॉक खरीदने में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों कैसीनो टाइप वाला मामला है। और जब से इन्होंने डीमर्जर की घोषणा की और जब से इनके ऊपर जीएसटी वाला वो मामला आया, तब से स्टॉक की हालत बड़ी ख़राब है। रेगुलेटेड गेमिंग वाली सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके बाद जो वो रियल टाइम वाले जो पैसे देके गेम खेलने वाले जो उस पर रेस्ट्रिक्शन आया, तो कुल मिला के एक के बाद रेगुलेटरी हर्डल्स इस स्टॉक को लेकर आ गए। सो अब ये मतलब अच्छे अच्छों के सपने इसने तोड़े हैं ऊपर के सर्किट देखने के, अब लगते हैं तो सिर्फ नीचे के बस। चलिए, तो सपना चकनाचूर करने का काम तो इन स्टॉक्स ने, और उसमें भी अव्वल रहा डेल्टा कॉप। लेकिन स्पेशलिस्ट कैटेगरी भी है हमारे पास। स्पेशलिस्ट कैटेगरी है लो स्पेशलिस्ट कैटेगरी, और उसके बारे में हाँ जी लो नहीं लो अच्छा, नीचे वाला लो, डाउन एरो वाला लो स्पेशलिस्ट कैटेगरी। और इस पर रिसर्च अंश के पास बहुत बढ़िया सी। अंश बताइए। बिल्कुल, ये लो स्पेशलिस्ट अवार्ड है। ये वैसे स्टॉक्स है जिन्हें लो बनाने में मजा आता है। अच्छा, मजा आता है। थोड़े थोड़े से बढ़ते हैं, फिर मल्टी डे, मल्टी वीक, मल्टी मंथ, मल्टी ईयर लो पर आ जाते हैं और फिर वही लेवल्स बनाते जाते हैं। और ऐसे लिस्ट में देखें तो कुछ स्टॉक्स है सामने आ जाते हैं। एक है ओला इलेक्ट्रिक, इसके साथ साथ है टाटा एलेक्सी, फिर है इजी ट्रिप प्लानर्स और साथ ही है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा, वो आपने ये नहीं कहा कि मल्टी लाइफ लो बनाते हैं। कम से कम इसी लाइफ को लो बनना है। इस मामले में मुकाबला बड़ा तगड़ा है, देखो एक्चुअली इसमें तगड़ा मुकाबला है। देखो मैं इसमें टाटा एलेक्सी तो छोड़ देता हूँ, ठीक है लो बनाए वो अलग बात है, बट उतना बुरा शेयर नहीं है। जीआईसी हाउसिंग भी ठीक है, वो कौशिकी साहब गए उसके बाद से थोड़ी हालत खराब हुई, तो बहुत ही कड़ी कांटे की टक्कर है ओला इलेक्ट्रिक और इजी ट्रिप प्लानर पे। तो लेकिन कुछ भी हो, देखो बाकी तो सब शोला है, ओला ही ओला है। तो ओला इलेक्ट्रिक ये है आपका अप्रैल फुल स्टॉक, 157 रुपये का लाइफ टाइम। नहीं विश्वास हो रहा, बनाया मैं कह रहा हूँ, डेटा है हमारे पास। 157 रुपये पर लाइफ हाई बना चुका है। उसके बाद अब
मेरे ख्याल से क्या 25-30 रुपये आ गया, भगवान ने तो देखनी बंद कर दिया। 85% नीचे अपने लाइफ हाई से। मार्केट शेयर इसका 49% होता था वंस अपॉन अ टाइम, घट के रह गया सिर्फ 6%। अब बनाए कैसे नहीं सर्किट, तो लो पे लो बनाने वाला ये स्टॉक है और कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी जबरदस्त है, बिक्री बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं हर एक तरीके से। ओला ईज माई ट्रिप भी बहुत ही नियर कॉम्पिटिशन में है इसके, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक तो लो पे लो बनाने वाला स्टॉक। चलिए, तो स्पेशलिस्ट तो हमको मिल गया ओला में, लेकिन ये वो स्पेशलिस्ट है जो नीचे में लोज बनाने की जो है महारत रखता है। लेकिन आइए अब थोड़ा एक हिट मशीन के बारे में बात करते हैं। आपने हिट मशीन और उससे जुड़े हुए कई नामों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये हमारी जो अप्रैल फूल वाली हिट मशीन है ना, ये अलग है। पूजा के पास पूरी डिटेल्स है। पूजा, वो कौन सी हिट मशीन है जो आप लेकर आ रही हैं? ये ऐसी हिट मशीन है जो कि स्टॉप लॉस लगा लगा के लोगों को मुझे बेवकूफ लगा बना रहे सुपर हैं। हिट मशीन लाएंगे। नहीं, हिट मतलब मुझे लगा एकदम वाह हिट। मैं हिट है स्टॉप लॉस लगाने के मामले ये में। स्टॉप लॉस की भी सुपर हिट मशीन है। भगवान, ये स्टॉप लॉस लगाने में, और स्टॉप लॉस लगा लगा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये ऐसी कैटेगरी है क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया कि स्टॉप लॉस हुआ, हिट हुआ, लेकिन उसके बाद रिवर्स भी कर गए, तो लोगों के पैसे दोनों फंस तरफ गए। stop दोनों loss। तरफ से दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वो हिट होते हैं, उसके बाद में ये कोई ना कोई खबर आती है, कुछ इवेंट होता है, तो ये रिकवर भी कर जाते हैं। तो इस मामले में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अप्रैल फूल बनाने का काम किया है। उसमें पहला है केन्स टेक्नोलॉजीज। ये भी स्टॉप लॉस काफी जल्दी ट्रिगर कर जाता है इनका, लेकिन रिकवरी आती है तो फिर शानदारी आती है। दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स, IEX। बहुत नेगेटिव खबरें आती हैं, मैनेजमेंट आते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, उसके बाद ये भी रिकवर हो जाता है। और इसके अलावा एक और स्टॉक है यहाँ पर हमने चुना है, वो है इंटरग्लोब एविएशन। इस स्टॉक में भी एक स्टॉप लॉस हिट मशीन की तरह ही इसने काम किया। बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, लेकिन फिर बाद में रिवर्सल भी देखने को मिला। चारों स्टॉक जबरदस्त हैं। टफ पिक्स हैं। हाँ, मुकाबला तगड़ा है। इनमें से एक भी स्टॉक, सबकी यही कहानी है। केन्स भी लगाता है बार बार स्टॉप लॉस ऊपर नीचे का। कल्याण में भी आप मंदी करोगे तेजी हो जाएगी, तेजी करोगे मंदी। सेम हाल IEX का, ऐसा लगता है इसका मामला सुलझ रहा है फिर बिगड़ेगा। इंटरग्लोब एविएशन भी ऐसा ही है। अच्छा, मूव भी बड़े आते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडिंग स्टॉक है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है, तो स्टॉप लॉस हिट का मतलब ऐसा नहीं खाली तेजी में हिट, मंदी में भी हिट, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट करने में माहिर अगर कोई है तो वो इंडिगो है। तो इंटरग्लोब एविएशन, इसमें हम इसको पसंद करेंगे क्योंकि कभी कच्चे तेल के बढ़ने बढ़ने की खबरों पे इसके लॉन्ग स्टॉप लॉस हिट कर हो जाएंगे, कभी अचानक से कच्चा तेल गिरा तो शॉर्ट स्टॉप लॉस हिट होंगे, कभी इसको खुद की अपनी समस्याओं से गिरेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कभी कोई दूसरे एयरलाइंस की दिक्कतें आई तो मंदी का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हिट कराने का मास्टर है इंडिगो। मतलब बहाना चाहिए। बहाना चाहिए बिल्कुल। तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉस हिट मशीन इंडिगो, ओके, फ्लाइंग मशीन के साथ स्टॉप लॉस हिट मशीन भी है। ओके, चलिए, अब आपने अक्सर मल्टी बैगर्स के बारे में सुना होगा। बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, ऐसा लगता है कि वाह, इनके पूरे आप ठाट देखेंगे ना तो मल्टी बैगर वाले ही हैं, लेकिन जब ये काम करने पर आते हैं तो लगता है कि भैया मल्टी बैगर ही बनाकर छोड़ेंगे। तो अंश के पास है एक ऐसी कैटेगरी। अंश, क्या कैटेगरी है, क्यों आपने चुनी है और उसके एंट्रेंट्स कौन से हैं? बिल्कुल, कैटेगरी का नाम है 2 दिन का मल्टी बैगर। 2 दिन जैसे 4 दिन की चांदनी होती है, वैसे ये 2 दिन का मल्टी बैगर वाह है। क्या बात है। अब 2-3 सेशन में अगर ये दौड़ता है तो इस तरह से दौड़ता है, लगता है सीधे 100% लेके ही ये छोड़ेगा और रुकेगा, लेकिन अचानक से ये पलट के फिर नीचे गिरने लगता है। तो सर, ऐसे कोई स्टॉक जो भागते हैं काफ़ी तेज़ी से फिर पलट के नीचे जाने लगते हैं, इसमें अगर लिस्ट में देखें तो वोडाफोन आइडिया इस लिस्ट में शामिल है। अच्छा, सॉरी, HEG है, BLS इंटरनेशनल है और PC ज्वेलर है। ये लिस्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अप्रैल का टाइम है, अप्रैल का टाइम है, ऐसा में कौन ऐसी लिस्ट में, पता नहीं आज किसका अप्रैल फुल होगा। शेयर का होगा या जिसने शेयर की लिस्ट बनाई उसका होगा। अंश, ये कैटेगरी भारी पड़ गई अंश पे। तो आइए, 2 दिन का मल्टीबैगर। और देखो वैसे भी इसमें मुकाबला तो तगड़ा है। मल्टीबैगर के बजाय काफ़ी गिर गए, उसमें जैसे PC ज्वेलर्स है काफ़ी गिरा हुआ, BLS भी है, लेकिन इसकी जो खास बात बताई अंश ने कि 2 दिन चलता है, ऐसा लगता है अब तो ये बस बहुत ही गजब है, और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं या उसके बाद नीचे गिरावट आती है। तो इसमें तो वोडाफोन आइडिया। अंश, फुल मार्क्स। थैंक यू सर। अप्रैल के वक्त में याद रखूंगा। पॉजिटिव साइड पे आपने सही स्टॉक चुना इसलिए। बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया ये कि जब अच्छी खबर आती है ऐसा लगता है बस अब तो इस स्टॉक को कोई रोक नहीं सकता, ये 10 क्या सीधा 20, 25, 30, 50 रुपये होकर रुकेगा। लेकिन 2-3 दिन, जिस दिन खबर आई, गर्म हुआ, वॉल्यूम हुआ, उस दिन वापस उसी दिन टॉप बनाएगा, नेक्स्ट डे टॉप बनाएगा, उसके बाद ठंडा हो जाता है, 2-4 हफ्ते फिर आराम करता है, फिर खबर आती है, उठ खड़ा होता है।
फिर गिर जाता है। सो बिल्कुल 2 दिन का मल्टी बैगर तो यही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद एक पहले तो ये मल्टी बैगर होता है और फिर बाद में मल्टी बैगर हो जाता है। वैसा हाल है। चलिए 2 दिन का मल्टी बैगर, फिर बाद में बनता है मल्टी पैकर। वेरी नाइस। लेकिन आइए, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो लगता है कि फंडामेंटल्स तो एक तरफ है, लेकिन जब रिजल्ट आने वाले होते हैं ना, तब लगता है कि कुछ कमाल कर देगा, क्या होने वाला है, इसमें बड़ा सस्पेंस लगता है। तो ज़रा पूजा ये बताइए कि इस कैटेगरी में आपने क्या चुना है, कैसे चुना है और क्या रैशनलाइजेशन है? बिल्कुल, और अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने ही वाली है और हम भी आपके सामने एस्टिमेट्स रखेंगे। काफ़ी सारी कंपनियों के एस्टिमेट्स हम रखते हैं। करेक्ट। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि बिलो एस्टिमेट्स या अबव एस्टिमेट्स, इस तरह के नंबर्स भी आ जाते हैं। लेकिन ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कभी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी हैं। जो भी एस्टिमेट्स हम लेकर आए, जो भी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके उलट ही कुछ ना कुछ नंबर आया है। या तो गाइडेंस कमज़ोर आ गई है, या तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब नंबर्स आ गए। हम कहीं ना कहीं अच्छे नंबर्स का उम्मीद करे थे, कमेंट्री नेगेटिव आ जाती है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके रिजल्ट्स में हमेशा निकल ही आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे के सारे सेक्टर्स अच्छा करें, सेक्टर की बाकी कंपनियां अच्छी करी हैं, लेकिन इनसे भी उम्मीद वही होती है कि ये भी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन प्रदर्शन निकल कर आ नहीं पाता। तो रिजल्ट से पहले हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप होता है इनको लेके, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद अचानक से तेज़ गिरावट आती है। कभी कभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मुनाफा वसूली भी एक आध बार देखने को मिलती है। तो ऐसे ही कुछ कैटेगरी में हमने जो स्टॉक्स चुने हैं इस कैटेगरी के लिए, उसमें पहला तो है लॉरेस लैब्स। इसने भी काफ़ी ज़्यादा हाइप करने के बाद हमने देखा कि नतीजे कुछ उलट ही निकल कर आए। फिर है जुबिलेंट फूड वर्क्स, फिर DLF और यूपीएल भी हमने इस कैटेगरी में शामिल किया। इसमें देखिए लॉरेस लैब के रिजल्ट्स का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही अनाप शनाप रिजल्ट आते हैं। DLF में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी प्री सेल्स हुई है, कितना मार्जिन है, क्या वो भी वैसे ही है। जुबिलेंट और यूपीएल में भी हमेशा रिजल्ट का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल रिजल्ट जो अनुमान होगा उससे बहुत दूर आएंगे। जुबिलेंट फूड में रिजल्ट देख भी ले तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या आई है, ये क्या आया, वो क्या है, बहुत सारे झंझट है। तो चारों ही फिट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट पे वाइल्ड होकर बेवकूफ़ बनाने का काम करता है वो है यूपीएल। अच्छे रिजल्ट आएंगे गिर जाएगा, खराब आएंगे बढ़ जाएगा। हाँ, पोजीशनिंग कुछ ही होती है, रिजल्ट कुछ ही आता है, स्टॉक में मूवमेंट कुछ और ही होता है। तो इस मामले में पूरा रिजल्ट का रियलिटी चेक यूपीएल। ऑलराइट, ये वही बात होगी ना, दिल के अरमा रिजल्ट के बाद बह गए। कुछ पता ही नहीं चला। एनीवेज, अच्छा, मैं अपने दर्शकों से एक सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि अब जब भी आपको कुछ डिसाइड करना होता है, आप फंडामेंटल देखते हैं, जी बिजनेस को देखते हैं, टेक्निकल चार्ट समझने का प्रयास करते हैं, चार्ट्स की पूरी एनालिसिस करते हैं, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि चार्ट देख कर ही आपका दिल दहल गया हो या आप और कन्फ्यूज ही हो गए हो कि लगा कि भाई चार्ट देख ही क्यों लिया? अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है ना, तो इस कन्फ्यूजन पर ही एक लिस्ट बनाई है अंश ने। अंश, जरा बताएं क्या लिस्ट है? बिल्कुल, इस अवार्ड अंश को ये पूछोगे, अंश आपको चार्ट देख देख के किस में कंफ्यूजन हुआ बताइए। हाँ सही। आपको कहाँ कंफ्यूजन हुआ? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है। मेनली जब फंडामेंटल्स कहते हैं बेचो, लेकिन टेक्निकल पे चार्ट पे लगता है नहीं ये तो खरीदारी के अच्छे मौके हैं, या तो हिस्टोरिकल पैटर्न बनता है या तो ओवर सोल्ड चले जाता है। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जिस पे लगता है कि अच्छी बाई यहाँ पे बन सकती है। और ऐसे अगर लिस्ट देखें तो लिस्ट में फैक्ट, HFCL, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एम्बे एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक शामिल हैं। ओके सर, अब बताइए, चार्ट देखकर अंश को तो कंफ्यूजन हो गया। कौन कौन से लिए? पहला तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फैक्ट, HFCL, अच्छा ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एम्बे एंटरप्राइजेस। फैक्ट, ओके, अच्छा फैक्ट, ये फर्टिलाइजर वाली कंपनी। हाँ ओ हाँ, ये बात सही है। तो अगर आप इसका फंडामेंटल देख लो तो कभी जिंदगी में ना खरीद पाओ। ठीक है। और दूसरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, तो होल्डिंग कंपनी अब तो एफएनओ में आ गई है। एफएनओ में आने के बाद ये बड़ा वोलेटाइल होता हुआ दिखा है, ये भी बात सही है। ये भी हाई पी मल्टीपल वाला स्टॉक है। और तीसरा बताया आपने अंबर एंटरप्राइज। ओह माय गॉड, अंबर एंटरप्राइजेस का तो चार्ट्स इतने खतरनाक है, वो ट्रम्प टाइप के चार्ट्स हैं इसके। हाँ, मतलब आपको लगेगा बाय सिग्नल आ रहा है एकदम से गिर जाएगा, और आपको लगेगा सेल सिग्नल आ रहा है एकदम से बढ़ जाएगा, और मल्टीपल तो इसके ज़बरदस्त हायर है ही। तो ये 3 है, और भी कोई इसमें कैटेगरी? HFCL, हाँ HFCL खैर अब तो थैंक गॉड एफएनओ का पार्ट रहा नहीं तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के हाई वैल्यूएशन की वजह से लोग खरीद तो लेते थे, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो इन सब में अगर एक कोई स्टॉक है जो पसंद करना है, जिसमें वाकई में स्टॉक बहुत महंगा है और बहुत रिटेल के लोग खरीदते भी हैं, उसमें कड़ा मुकाबला था फैक्ट और HFCL के बीच में, लेकिन बाजी मारी है फैक्ट ने। फैक्ट ये है, ये बहुत ही महंगा स्टॉक है। फैक्ट ये है कि इसके फंडामेंटल बहुत कमज़ोर है। फैक्ट ये है कि ये सरकारी कंपनी है जिसके वैल्यूशंस ज़रूरत से ज़्यादा महंगे हैं। और फैक्ट ये कि इसकी कभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई नहीं, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है कि बार बार इसको देख के, चार्ट देख के लोग कन्फ्यूज होते हैं। और फिर ये जब खबर आएगी ना कोई फर्टिलाइजर से रिलेटेड, माहौल बनेगा, 2 दिन चलेगा,
फिर बाद में ठंडा एकदम बिल्कुल। तो ये चार्ट्स पे सिग्नल जैसे आए इस पे बाय के, उसके बाद रिवर्स हो जाता है, तुरंत रिवर्स हो जाता है। ये एकदम परफेक्ट स्टॉक है, फैक्ट। ओके, तो फैक्ट ये है कि चार्ट देखकर फैक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। वेरी वेल। लेकिन अब आते हैं उस कैटेगरी की तरफ जिसने रिटेलर्स को काफ़ी परेशान किया, एक तरह से ट्रैप में उनको डालने वाला जो हिसाब किताब है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। पूजा, ज़रा बताइए ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं? आई एम श्योर इसमें भी आपको बड़ी मेहनत लगी होगी शॉर्टलिस्ट करने में। किसमें? रिटेल ने किससे? रिटेल का फंसा पूरा मार्केट है नेहा जी, अभी कौन सा स्टॉक ऐसे जो ऊपर में नहीं इसीलिए खरीदा हुआ? सबसे difficult वाला सबसे आसान वाली बताओ। आसान है। हाँ, सबसे आसान वाली है। इसमें तो आप बोलो मैं ऐसे अभी 10 बता दूं एकदम। नहीं, अब फंसे तो हैं, इस तरह के मार्केट में अक्सर फंसी जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ स्टॉक्स है इसमें काफी लंबे समय हो चुका है, काफी लंबे समय से लोग फंसे। कुछ स्टॉक्स हमने हाँ, जो ये नाम बात ठीक आइडेंटिफाई है, किए हैं। तो इसमें पहला तो है यस बैंक, जिसमें कि रिटेल्स ने ऊंचे दाम पर यहाँ पर खरीदारी कर ली थी, लेकिन अब स्टॉक देखिए उसका भाव काफ़ी नीचे आ चुका है। एक समय ऐसा था कि 300-400 रेट करता था, अब काफ़ी नीचे आ चुका है। दूसरा स्टॉक वोडाफोन आइडिया। पूजा ने भी रिस्क ले ली। काफ़ी सारे कैटेगरीज में आ रहा था, हम क्या करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरा भी बता दीजिए, इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहें तो कर दीजिए। वोडाफोन है? नहीं सर, बस ठीक है, नाम शामिल कर दिया। हाँ, ओके। नाम ही काफ़ी है। हाँ, फिर देख लीजिए, ये सिर्फ हमारी टीम में हो सकता है। वोडाफोन आइडिया के बारे में इतना मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी से वो कहते हैं, राइट टू स्पीक। स्पीक। तो वोडाफोन आइडिया को भी हमने चुना इस कैटेगरी में क्योंकि काफी ऊंचे भाव पर यहाँ पर रिटेल थोड़ा फंस गए हैं। प्रोटीन ईगव ये भी अच्छा, ओके। ये भी 1300 के आसपास काफी मुझे याद है। ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा हुआ है, बिल्कुल। ये सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी मैंने पकड़ लिया। और चौथा है ड्रीम फोक्स सर्विसेज। ये 4 स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई। देखो, वोडाफोन आइडिया तो इसमें फिट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी इसको अवार्ड एक मिल चुका है। बार बार एक ही को अवार्ड हम ज़्यादा नहीं दे सकते। देखो, अल्टीमेटली हमें भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ठीक है, नो डाउट 11 रुपये के OFS पे सबसे ज़्यादा लोग फंसते थे। एक बार तो 13 रुपये 14 रुपये तक आया, भी 13 तक आया, तो मौका भी दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया हटा दीजिए। दूसरा है प्रोटीन ईगो, ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा, लेकिन उसके बाद में इसके जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले पैन कार्ड वाले के, उसके बाद एक अचानक से, नहीं तो अच्छे अदरवाइज बढ़िया पेरेंटेज वाली और अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी थी, लेकिन एक बड़ा ऑर्डर किस तरह से डेंट कर सकता है कंपनी को। इशू फाइनेंशियली नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मैनेजमेंट खराब नहीं, लेकिन कई बार कभी कभी बिजनेस पर रिस्क आ जाती है। तीसरा बचा यस बैंक। अब यस बैंक और ड्रीम फॉक्स के बीच में कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में। तो यस बैंक तो नो डाउट फंसे हैं रिटेल वाले, लेकिन फिर भी कहीं एक उम्मीद रहती है कि बैंक के डूबेगा नहीं, लेकिन ड्रीम फॉक्स वापस कम बैक कब करेगा किसी को पता नहीं। तो इसलिए अगर वाकई में परमानेंटली फंसने वाली बात किसी की है जिन चारों में से कंपनी में, तो हो सकता है प्रोटीन भी कभी वापस से कोई अच्छे ऑर्डर्स मिल जाए, कुछ इसके लिए कोई नई चीज़ आ जाए, कर जाए, तो ये चल जाए। वोडाफोन आइडिया पे भी उम्मीद है काफ़ी लोगों की जिंदा है, यस बैंक में। सो ड्रीम फॉक्स में अभी भी कहीं कोई दूर दूर तक वो उम्मीद नहीं दिखती। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप वाला अगर कोई अप्रैल फुल स्टॉक है तो वो ड्रीम फॉक्स, ओके। जिसने नींद नहीं आने दी रिटेल को, जिसने खरीदा है, और जो खरीद के सो गया था उसको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बहुत बुरे सपने ड्रीम। एग्जैक्टली। चलिए, हमारे इस खास शो की जो आखिरी कैटेगरी है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। इट्स कॉल्ड डीलर्स फेवरेट। अब ये इस प्रकार के स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अस्थिर हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, ये वाला हिसाब किताब है। बहुत अनिश्चित मूवमेंट है, कोई क्लैरिटी ही नहीं होती कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो अब इसमें सर ये जो डीलर फेवरेट कैटेगरी है, इसमें 4 नाम हैं, वोकहार्ट, वारी एनर्जी, सनटेक रियल्टी और ग्रेविटा। अब सर आप बताइए इस कैटेगरी में कि दावेदारी किसके पास है? मतलब इसमें ये कि थोड़ा वोलेटाइल है, कभी भी तेजी से मंदी, मंदी से तेजी में आ सकता है, अपना डायरेक्शन बदल सकता है। सो ऐसे देखा जाए तो ग्रेविटा तो बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, उस स्टॉक का चार्म खत्म हो गया। सनटेक भी अब वैसा रहा नहीं है, एक ज़माने में थोड़ा सा फेवरेट होता था ट्रेडर्स का, अब धीरे धीरे उसमें खत्म हो गया। बचे 2 W। हाँ जी। वो कार्ड और वारी, और दोनों वाकई में स्टॉक ऐसा है कि वो कार्ड में जिस दिन खबर आएगी ना, ऐसा 20-30-40% बढ़ जाएगा कि जैसे कल तो मिलने वाला ही नहीं, आज आखिरी दिन है, शेयर खरीदना है तो खरीद लो, नहीं मिलेगा वापस। और वो जैसे 1-2 दिन खबर खत्म हुई उसके बाद ऐसा ठंडा होता है जैसे कंपनी बंदी होने वाली, ताला लगने वाला है वापस। तो एक वो कार्ड, दूसरा वारी भी सेम, अच्छी खबर आएगी ऐसे दौड़ लगाएगा कि जैसे कल शेयर मिलेगा नहीं, और कोई खबर भले अमेरिका वगैरह की आगे जिसका डायरेक्टली इनसे लेन देना नहीं हो, तब भी ऐसे गिर जाएगा कि जैसे बस
तो दोनों में कड़ा मुकाबला है, लेकिन चूंकि लिक्विड ज़्यादा है, एफएनओ का स्टॉक है, इसलिए मैंने वारी एनर्जी को चुना है वोलेटाइल स्टॉक के तौर पर। यानी कि दोनों तरफ गिरता तो भी बहुत तेज़ी से गिरता है, बढ़ता है तो भी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये बड़ा मुंह देने वाला, अस्थिर, अनिश्चित मुंह देने वाला स्टॉक वारी एनर्जी। ओके, चलिए, तो अप्रैल फूल स्पेशल में ये हमारी 8 कैटेगरीज हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बुद्धू बनाने का काम किया है। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स करना चाहूंगी मैं पूजा और अंश का इतनी बेहतरीन कैटेगरीज और रिसर्च करने के लिए। और अनिल सर, आपका तो अच्छा, स्पेशल मुझे थैंक्स। तो मेरा थैंक्स ही नहीं हो रहा। नहीं, आपको आप तो जज थे और आपने सबसे मुश्किल काम किया है उन कैटेगरीज, शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी में भी उस दावेदारी को, उसको अवार्ड देने का काम किया है। तो सर, थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू यू। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।